हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंसिडरेशंस जो किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं। इस वर्चुअल क्लास के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप इस वर्चुअल क्लास के बाद में ऐसे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ध्यान में रखने चाहिए उनके बारे में लिख पाएंगे। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दों के बारे में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान प्रोडक्ट की फंक्शनल परफॉर्मेंसेस को तो हम देखते ही देखते हैं, साथ ही प्रोडक्ट से जुड़े फाइनेंशियल्स को भी हम जांचते और परखते हैं। वैसे तो जो भी बनाए जाने वाला नया प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिक दृष्टि से व्यावहारिक होना चाहिए और प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह से होनी चाहिए कि वह कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और इससे एंटरप्राइज को सफिशिएंट प्रॉफिट मिल पाए। यह देखा गया है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट का 70 to 90% यानी 70 से 90% प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो इनिशियल फेज है, शुरुआती फेज है, उसमें ही तय हो जाता है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम मुख्यतः 3 कंसिडरेशंस को इस दौरान ऑब्जर्व करते हैं। पहला है टाइम बेस्ड कंपटीशन, दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट का आकलन, तीसरा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज। तो अब हम इन्हें बारी बारी समझते हैं। पहला है टाइम बेस्ड कंपटीशन। इस कॉन्सेप्ट को बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के जेरोज ने दिया था। उन्होंने 1998 में एक बुक लिखी थी, कंपीटिंग अगेंस्ट टाइम, जिसमें उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। आज का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट है उसमें प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके मध्य एक रिलेशन देखने को मिलता है कि जितना जल्दी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं उस फील्ड में कंपनी के अग्रणी होने या इनोवेटर होने या प्रोडक्ट को रिलीज करने वाली पहली कंपनी होने के कारण उसे ज़्यादा लाभ या प्रॉफिट हासिल कर पाने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। साथ ही अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल छोटा हो और इफिशिएंट हो तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आज जब एंटरप्राइजेज के बीच में पेटेंट को लेकर वार चल रहे हैं, जैसे कि आपने सैमसंग और एप्पल के बीच में पेटेंट वार के बारे में सुना होगा, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं है उसे मार्केट में पहले उतार पाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसर्च के दौरान यह भी पाया गया है कि प्रोडक्ट के लॉन्च में, रिलीज में अगर एक दिन का भी डिले हो तो कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें एप्पल का लिसा मैकिन्टोश, जो कि 1980s में डेवलप होना शुरू हुआ था और 1983 में इसकी लॉन्चिंग हुई। तो काफी ज्यादा समय लग पाने के कारण इसकी अर्निंग हाफ हो गई थी। तो अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल बढ़ता है यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का टाइम बढ़ता है तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है उसके बीच में एक ट्रेड ऑफ की कंडीशन रहती है। ट्रेड ऑफ के बारे में हमने जाना है कि ट्रेड ऑफ एक ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम एक पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे पैरामीटर पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम उस प्रोडक्ट को बिना इम्प्रूवमेंट के पहले लॉन्च करते तो जो मार्केट हमें मिलता उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे और वो मौके को गंवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसमें हल्का सा भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो कंपनी को मार्केट का एक बड़ा शेयर हासिल हो सकता है। यानी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की अच्छी होगी तो कंपनी मार्केट में अच्छे से सस्टेन करने की स्थिति में हो सकती है। इस दौरान यह भी देखना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम और परफॉर्मेंस के बीच में हम बैलेंस बनाकर एक बेटर डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वह है प्रोडक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके सेल्स तक जो एक्सपेंडिचर होगा, प्रोबेबल एक्सपेंडिचर होगा, संभावित व्यय होगा, उसका अनुमान लगाते हैं। यानी प्रोबेबल कॉस्ट किसी आर्टिकल की उसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही पता लगाना एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम मुख्यतः 3 बातों पर गौर करते हैं, जिसमें पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, तीसरा है एक्सपेंसेस। तो ये क्या चीज होती है, इन्हें बेटर समझने के लिए हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की सहायता लेते हैं। यहाँ हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दिखाए हैं। ये जो 3 हमने कॉस्ट की चर्चा की, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन्हें हम 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होती है, यानी रॉ मटेरियल जो उस प्रोडक्ट को बनाने में काम में लिया जाएगा उस पर लगने वाली कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में काउंट होती है। वहीं उस प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लेबर है, जैसे कि मशीन पर काम करने वाला ऑपरेटर, तो उस पर जो पैसा खर्च होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, यानी उसकी सैलरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अगर स्पेशल टूलिंग लेआउट चाहिए, स्पेशल मशीनरी चाहिए, उस पे होने वाले जो मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। इन तीनों को अगर हम सम कर देते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद में हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले ओवरहेड्स एक्सपेंसेस को देखते हैं। ये भी फर्दर 3 तरीके के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसमें आ जाते हैं कि कंज्यूमेबल्स जैसे कि फ्यूल हो गया, कूलेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ग्रीस, मटेरियल्स, कोई स्पेयर पार्ट्स हैं मेंटेनेंस के लिए, मशीनरी है, टूल एंड डाइस हो गई, वर्क स्टेशनरी हो गई, हैंड ग्लोव्स, सोप्स, सेफ्टी आइटम्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन प्रोडक्शन में आ जाएंगे। वहीं जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है प्रोडक्शन में, उसमें काउंट होगा कि अनस्किल्ड जो लेबर है उनके वेजेस हो गए, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स हैं उनके वेजेस, मटेरियल हैंडलिंग जो लेबर है उनके वेजेस, ओवर टाइम, आइडल टाइम, लीव पे, हॉलीडे पे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग फंड्स में। तो प्रोडक्शन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन प्रोडक्शन में आ जाएंगे, फैक्ट्री का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, कैंटीन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टोर एक्सपेंसेस, कोई टैक्सेस हैं, रिपेयर है प्लांट की या बिल्डिंग की, डिप्रिसिएशन है मशीनरीज का, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल। तो ये प्रोडक्शन में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनमें काउंट हो जाएंगे। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और इसको जब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद में इसी तरह हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। इसमें भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में टेबल्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, पेपर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, बुक्स, स्टाम्प्स, इन पे जो पैसा खर्च होगा वो आ जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर जो होगी उसमें स्टाफ की सैलरी, एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो सारे सारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि बैंक के कोई चार्जेस हैं, हायरिंग चार्जेस हैं, टेलीफोन का बिल है, इंटरनेट बिल है, रेंट है या रिपेयर है ऑफिस बिल्डिंग का, कोई टैक्सेस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगर फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद में हम इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर्स होंगे इनडायरेक्ट मटेरियल पर, इनडायरेक्ट लेबर पर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन तीनों को सम कर देंगे तो हमारे पास मार्केटिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे। उसी तरह सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स होंगे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में,
उन्हें हम सेलिंग ओवरहेड्स में काउंट कर लेंगे। इन दोनों की सम को अगर हम वर्क कॉस्ट में ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इस टोटल कॉस्ट में हम जो भी प्रॉफिट चाहते हैं वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही हम उसकी कॉस्ट का आकलन करते हैं, यानी एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, डिजाइन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग तक की जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें होने वाले एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं और इससे हमें कॉस्ट रिडक्शन अल्टरनेटिव्स को समझने में मदद मिलती है। साथ में अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का आकलन कर रहे हैं तो इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को किस रेट पर बेचें या कितनी यूनिट्स हम बेचें, तब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को समझते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं, यानी कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से शो किया है। वहीं वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट लेते हैं, यानी कितना एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है या हम बेच रहे हैं तो कितना पैसा हमारे पास। तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के सम के रूप में लिख सकते हैं। यानी अभी हमने जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा खर्च हो रहा है उन्हें एस्टिमेट किया, तो उनको में से हम जो कॉस्ट है उन्हें दो तरह से डिवाइड कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसी कॉस्ट आ जाएंगी जो अगर यूनिट्स में चेंजेस हो रहा है प्रोडक्शन में तो बदलेंगे नहीं। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, मशीनरी अगर आप लेके आए हैं या मशीनरी रेंट पे ली है वो हो गई, तो लेबर आपने हायर कर रखी है उनकी सैलरी हो गई, तो वो यूनिट्स के प्रोपोर्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अगर आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी वो पैसा लगेगा ही लगेगा, तो उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट में काउंट करते हैं। ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन की यूनिट्स अगर हम बढ़ा दें तो नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने पर कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। कंज्यूमेबल्स हो रहे हैं तो उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट में काउंट हो जाएगी। तो जो भी अभी हमने कॉस्ट को एस्टिमेट किया उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इस यूनिट वर्सेस कॉस्ट ग्राफ में बनाएं तो हम देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट के पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वहीं अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम बनाएं तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होगी और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ी हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसी लाइन आपकी वेरिएबल कॉस्ट की बनेगी। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमने यहाँ ये लाइंस दिखाई है। तो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ से शुरू होगी और वेरिएबल कॉस्ट ये, तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट लाइन आ जाएगी। जब हम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद में बेचते हैं तो पर यूनिट हम कुछ सेल्स प्राइस रखते हैं, तो हमारे पास प्रत्येक यूनिट को बेचने पे कुछ पैसा मिलेगा। हम उसे अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि अगर 0 यूनिट हम सेल करेंगे तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। जैसे जैसे हम सेल्स की यूनिट बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसे हमने रेड कलर की लाइन से शो किया हुआ। तो ये टोटल सेल्स लाइन हो गई। हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। जहां ये इंटरसेक्ट करती है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और उस ब्रेक इवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं प्रोडक्शन की या सेल्स की, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ यूनिट्स कहते हैं। और इस ब्रेक इवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर कम हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट इससे पहले जो सेल्स से पैसा आ रहा है उससे ज्यादा है। वहीं अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा यूनिट्स हम बनाकर सेल करें तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेल्स जो कॉस्ट है, सेल्स से जो पैसा आ रहा है वो टोटल कॉस्ट से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह हम पहले ही यह एसेस कर पाते हैं कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितनी यूनिट्स को हम बाजार में बेच पाएंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट हो।
यहाँ पर यह बजटेड सेल दिखाई है कि अगर हम इतनी सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट में होंगे, और एमओएस का मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हम इतने नंबर ऑफ यूनिट से सेफ मार्जिन में है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगला पॉइंट जो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन में, वह है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का। तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान प्रोडक्ट को बनाने में ऐसी प्रैक्टिसेस यूज में लाएंगे जो सस्टेनेबल हों, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करें तो यह पाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कंज्यूम होने वाली एनर्जी है उसका 50% प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है। तो एनर्जी का अगर एफिशिएंट यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करेंगे, तो हम इस एनर्जी पर जो खर्च हो रहा है उसे कम कर पाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव मटेरियल्स या रिसाइकलिंग किए हुए मटेरियल का प्रयोग करें। जैसे आपने देखा होगा कि डीकैथलॉन जो स्पोर्ट्स ब्रांड है, वो अपने टी शर्ट या जैकेट्स वगैरह में रिसाइकल प्लास्टिक को रिसाइकल किए हुए मटेरियल से उनको बनाता है। तो स्वाभाविक रूप से तो इस तरह हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का प्रयोग करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज को तो कम कर ही पाते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी डिक्रीज करने में हमें मदद मिलती है। तो एग्जाम के लिहाज से आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की अगर बात की जाए तो इन 3 पॉइंट्स की चर्चा कर सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो खुद से ट्राई करके देखिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले इकोनॉमिक या आर्थिक मुद्दों के बारे में लिखिए।